सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जो भी हमारे इस प्यारे से चैनल से जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से वीडियोस डिले हो रही हैं काफ़ी, लगभग 1 वीक से, यानी कि एक हफ्ते से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। इसके पीछे का कारण मेरा कुछ हेल्थ इशू, कुछ थ्रॉट इन्फेक्शन, कुछ वॉइस में थोड़ी समस्या की वजह से, और साथ ही साथ जो वेदर कंडीशंस हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़े वीडियोस में डिले हुए हैं। लगभग हफ्ते भर से एक भी वीडियो नहीं आई है और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो का। काफ़ी लोग प्रिपरेशन के लिए इस चैनल के ऊपर डिपेंड करते हैं, चैनल के साथ साथ जुड़े हुए हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस रखने के लिए, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों के बारे में पूछने के लिए, अवेयर रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की जाएगी कि आने वाले वीडियोस में जितने भी ये हफ्ते भर के जो नुकसान हुए हैं, इन सारे नुकसान को 2-2 वीडियोस पर डे के तरीके से बना के किसी न किसी तरीके से सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो इतना डिले हुआ है, इस चीज़ को मैनेज किया जाए। हालांकि डेली बेसिस पे जो चीज़ें आती हैं उसकी बात अलग होती है, बट फिर भी ठीक है, कुछ कभी कभी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। चलिए बिना वक्त गवाए आज फिर से आपके साथ जुड़ते हैं और आप फिर से पिछली कुछ चीज़ों को रिवाइंड करते हुए नई चीज़ें सीखते हैं और अपने मिशन CUET को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12th NCERT, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर की। लास्ट की कुछ वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा सकता है ना। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, है ना, सरफेस एंड वॉल्यूम, और साथ ही साथ उसके अलाउंग जो डेंसिटीज़ क्रिएट होती हैं उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी चर्चा की, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमारा रहा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या किसी कारणवश वो वीडियो डिले हुआ है आपके लिए, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके ज़रूर इस वीडियो को देखिए। उसी वीडियो का सक्सेसर वीडियो ये, यानी कि थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिससे क्वेश्चन बनना 110% फिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट वे में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट वे में 110% क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स जैसे कि फ्लक्स, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज 2-3 दिन का लॉस हो चुका है और उस लॉस को पूरा करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स, आज थोड़ा हो सकता है वीडियो लेंदी हो, बट हम लोग आज ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी वीडियोज़ अब आने वाले हैं, चूँकि हमारा टारगेट, हमारे इस प्लेलिस्ट का नाम ही है मिशन CUET। CUET के एग्ज़ाम से पहले हमारा पूरा सिलेबस कवर करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम और बहुत ज़रूरत का काम है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। पिछले कुछ वीडियोज़ में एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपने ये सारी चीज़ें 12th में पढ़ रखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को रिवाइंड करना और साथ ही साथ क्वेश्चन किस तरीके का आता है, इस चीज़ को पिकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम लोग चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में और बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अदरवाइज़ हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जैसे भी वीडियो से जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे उन्हीं वीडियोस, उन्हीं टॉपिक्स को और उन्हीं बातों को हम यहाँ पे मेंशन करें और उतनी चीज़ों को जानने का कोशिश करें जितने से कि हमारा काम अच्छे से बन जाए। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक आइए देखते हैं, फ्लक्स। ठीक है, हम बात करने वाले आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही डिपेंडेंट है पूरा गॉस का थ्योरम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उससे पहले ही क्वेश्चन बनता है कि फ्लक्स क्या है। ठीक है, बेसिकली जनरल भाषा में अगर बोले तो फ्लक्स इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये फ्लक्स जो है, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ओके, विच मीन इज फ्लो। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स एक लैटिन भाषा के एक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है फ्लो, यानी कि बहाव। ठीक है, किसी भी चीज़ का बहना, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस हो, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे गैस का फ्लो रहा हो, चाहे लिक्विड का फ्लो रहा हो, तो फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, और फ्लक्स क्या होता है, पर्टिकुलरली रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड का पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लक्स, है ना। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम। किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जो फ्लूइड है उसका कितना वॉल्यूम एक यूनिट टाइम में पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जनरली हम लोग इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ठीक है, इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, इतना बात इसके लिए एनफ होगा कि इसको हम लोग
फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इस चीज़ के लिए समझने के लिए कि फ्लक्स क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसके लिए दूसरा मेन टॉपिक है एरिया वेक्टर। इन जनरल एरिया को बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में बहुत सारे फिजिकल कॉन्सेप्ट्स में हम लोग स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। और जाहिर सी बात है किसी एरिया का कोई डायरेक्शन हो भी नहीं सकता, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि आपके खेल का मैदान आपके घर से किस दिशा में, तो ज़रूर आप बता सकते हैं कि हाँ सर ये नॉर्थ ईस्ट में है या ईस्ट पर्टिकुलरली ईस्ट में है या वेस्ट में है या साउथ में है या साउथ ईस्ट में है ना। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप अपने फील्ड का दे सकते हैं। बट मैं बोलूँ वो फील्ड जितना उसका एरिया है उसके मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या है, सो आप नहीं बता पाएंगे। अगर आपका फील्ड मान के चलिए स्क्वायर में है, ठीक है, और आपकी फील्ड का जो एरिया है मान के चलिए 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतनी बड़ी फील्ड है। अब मैं पूछूँ उस फील्ड का डायरेक्शन किधर है, सो आप उस एरिया का डायरेक्शन पर्टिकुलरली नहीं बता पाएंगे। सो जनरली एरिया को हम लोग स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। बट चूँकि हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में जो पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके लिए डायरेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस तरीके से परपेंडिकुलरली होता है तो मिनिमम, और पैरेलल होता है तो मैक्सिमम, अलग अलग केसेस में ये होता है। इस चीज़ के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए पर्टिकुलरली एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं, ठीक है। और एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं तो बात यही तुरंत उठती है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं क्या होगा। एरिया वेक्टर को जनरली एस से डिनोट करते हैं, है ना, एस से डिनोट करते हैं। एरिया वेक्टर एस फॉर अ प्लेन इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर भाषा में यहाँ पे कह दिया है, बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जो एरिया वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, ठीक है। और उसी मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है बताइए, उसके सरफेस। देखिए एरिया बहुत टाइप का हो सकता है, एरिया ट्रायंगुलर हो सकता है, 1 सेकेंड प्लीज़, एरिया ट्रायंगुलर हो सकता है ना, एरिया रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एरिया स्क्वायर हो सकता है, एरिया रेक्टेंगुलर हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है। अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल शेप की सो इसका भी एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। जनरली हम जानते हैं कि एरिया जो है हमेशा 2 डायमेंशनल चीज़ों का ही निकलता है। 3 डायमेंशनल में अगर हम घुसे तो वहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें वो डेप्थ भी आ जाती है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ के साथ डेप्थ भी आ जाती है, गहराई भी आ जाती है, इसलिए वहाँ पे तीसरा डायमेंशन आ जाता है तो वो वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो जनरली हर एक चीज़ का एरिया निकाला जाता है। जैसे ये आपके पास अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है सो इसका 2 सर्कुलर और एक ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका भी एक डायरेक्शन पर्टिकुलर हो सकता है। सो उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास एरिया है उसके डायरेक्शन के आउटवर्ड्स, उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ये सरफेस के साथ बनाए। ऐसे डायरेक्शन के साथ अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को ज्वाइन करें तो वो एरिया वेक्टर बन जाता है, ठीक है। सो जनरली एरिया वेक्टर एस इज इक्वल टू एस डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के बारे में वेक्टर की एक सीरीज़ इस वीडियो में, वेक्टर का एक पर्टिकुलरली वीडियो है, उसमें आप जाइए, आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसकी भी लिंक प्लेलिस्ट में नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। सो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। और यहाँ पे जो ये एस लिखा हुआ है दैट इज़ द एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। सो इतनी बातें क्लियर है कि फ्लक्स क्या होता है और एरिया वेक्टर, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। जी हाँ, सो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात की जाए तो जनरली जैसे फ्लक्स इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, है ना, उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है सो इलेक्ट्रिसिटी या फिर यूँ कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेट ऑफ फ्लो क्या है एक पर्टिकुलर एरिया से, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सो जनरली हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया या कोई ऐसे पर्टिकुलर सरफेस आ जाए, ठीक है, कोई भी एक चीज़ अगर प्लेस की जाए, कुछ भी जिसका सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, सो इट इज़ द मेजर ऑफ लाइन ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस इन यूनिट टाइम। सो यूनिट टाइम में उस पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है, उसके मेज़र को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। अब आप बोलेंगे कि इसका मेज़र करके हमें क्या फ़ायदा है।
सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम जान जाएं सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। उसका कैलकुलेशन को बहुत ईजी करता है और इसी क्षेत्र में बहुत लंबा कदम बढ़ाया था हमारे गॉस जी ने, ठीक है, और दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन सा थियरम। आगे बात करेंगे उसकी, उससे पहले देखते हैं इसका एक और डिफिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ EFI, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर S। यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेज़र करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस एरिया के वेक्टर के साथ में, ठीक है। सो जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, देखो फ्लक्स को तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई उसके सबस्क्रिप्ट में आ जाता है, सो फाई ई से इसको डिनोट किया जाता है। दूसरी बड़ी बात, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ठीक है। और वेक्टर कैलकुलेशन में या वेक्टर की जो वीडियो है उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट अगर होता है तो डॉट को हटाने के लिए हम दोनों ही क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड लेते हैं, साथ ही साथ उनके बीच के जो एंगल है उस एंगल के साथ उसका हम कॉस ले लेते हैं, ठीक है। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट ये हटेगा तो इसके साथ कॉस थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप पर्टिकुलरली उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो इतनी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी कि किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना हो सो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसके एरिया वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमको लास्ट में क्या मिलता है कि स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, स्केलर क्वांटिटी हमको लास्ट में मिलती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या मिलेगा, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा बिकॉज द रेट है ना, रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग होता है, ठीक है कि नहीं। और रेट जो होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता किस डायरेक्शन में रेट है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर में 5 मिनट में जा सकता हूँ, ठीक है। सो इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कितना जल्दी हमने चेंज किया टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हो तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, बट अगर डायरेक्शन लेस है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो आइए इसके आगे फर्दर इसका SI यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला और इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं। उससे पहले आप इन टॉपिक्स को जल्दी से नोट कर लीजिए। जी हाँ, सो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट, SI यूनिट अगर कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसी को हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर भी, ठीक है। अगर आपको मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन लग रही हो, थोड़ी कम लग रही हो, सो प्लीज़ आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम अप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया वीडियो के कि थोड़ी मेडिकल इश्यूज़ है, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वॉइस को थोड़ा ज़्यादा तेज़ करना या थोड़ा इंटेंस में बोलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वॉल्यूम कम आ रही है आप अपने फ़ोन के वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप प्लेबैक स्पीड को भी 2x 1.5x पे ही करके आप थोड़ी तेज़ी के साथ इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आज कुछ ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, ठीक है। सो प्लीज़ लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि देखेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। सो बात करें SI यूनिट की, जैसा कि हमने कहा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, और उसी के साथ साथ वोल्ट मीटर भी हम बोल सकते हैं इसके एक यूनिट को। और SI यूनिट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आना 110% कन्फर्म है, ठीक है। जनरली 1 मार्कर क्वेश्चंस में SI यूनिट डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस, वेरी इजी, मॉडरेट और वेरी हार्ड, ऐसे टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो उस सेक्टर में जो वेरी इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें करीब 5-1 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं, और वैसे क्वेश्चंस होते हैं डायमेंशनल फार्मूला के साथ साथ SI यूनिट को पूछा जाता है, साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस का भी वहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट केसेस जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ml⁻³ T⁻⁻3 A⁻⁻1, ठीक है। सो अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की, ठीक है। सो यहाँ पे चूंकि थीटा इन्वॉल्व हो गया है, जैसा कि मैंने पीछे लिखा था ES cos थीटा, अगर यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व हो गया है तो जाहिर सी बात है कि एंगल का बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। सो अगर हम बोले जो मैंने कहा था, मान के चलो ये एक सरफेस है, ठीक है, जिस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा, S वेक्टर, ठीक। अब मान के चलिए कि यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी,
मान के चलिए कि यहाँ से बहुत सारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। सो ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और साथ ही साथ एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। अब बात करें कि कब मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, कब मिनिमम फ्लक्स पास होगा और कब जीरो फ्लक्स पास होगा, ठीक है। सो उसके लिए अगर हम 3 केसेस देखें, सो पहला केस ये बोलता है कि अगर थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाए, 0 डिग्री, यानी कि जो इसका डायरेक्शन है, जो इस सरफेस का डायरेक्शन है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में अगर फील्ड लाइंस जाएं, सो वहाँ पे क्या होगा, अगर ये जो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इसी के सीधे में निकल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बताया, जैसे मान चलिए ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये देखिए सरफेस, सो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये सरफेस बाहर की तरफ होगा इधर, और अगर इसी सरफेस के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आए, यानी वो इसको क्रॉस करके इस पार से उस पार निकल रहा है, ठीक है। सो इस केस में एंगल जो होगा वो दोनों के बीच का 0 हो जाएगा, और अगर एंगल 0 होगा तो कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। और इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो फाई ई है ये भी मैक्सिमम होगा किस केस में, जब थीटा 0 होगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरे केस की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थीटा क्या हो सकता है, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से थीटा लेस होता है, सो कॉस क्या होगा बताइए, 90 डिग्री से अगर थीटा लेस होता है तो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन होगी 1 से कम ही, पॉजिटिव तो होगी लेकिन 1 से हमेशा कम होगी, ठीक है। सो ये एक केस हो गया, 90 डिग्री से कम होगा तो पॉजिटिव होगी। अगर अगला केस देखें, केस नंबर 3, अगर तीसरे केस की बात करें, जो थीटा है अगर ये इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री के बराबर, सो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 इज इक्वल टू 0। और इस केस में जो आपका फाई ई होगा यानी कि फ्लक्स, वो भी कम्प्लीटली 0 होगा, कम्प्लीटली 0। और 0 से ज़्यादा कम तो होना पॉसिबल नहीं है, बताओ 0 से ज़्यादा कम होना पॉसिबल है क्या, है ना, निगेटिव फ्लक्स होगा, लेकिन वो फ्लक्स की वैल्यू तो होगी, बिल्कुल फ्लक्स ना होना, और फ्लक्स जो निगेटिव होता है उसका मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया बस, ठीक है। सो अभी देखते हैं, पहले फिलहाल ये बात करते हैं कि थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा ना, तो इस केस में मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको सरफेस मान के चलें, ये सरफेस मान के चलें, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री मतलब, और इसका मतलब हो गया कि ये सरफेस के बगल से निकल के चला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सरफेस जो है 2 डायमेंशनल है, तो इसकी मोटाई तो होगी नहीं, बिल्कुल पतला होगा, और पतला होगा तो जो फील्ड है इसको क्रॉस करके अगल बगल से निकल जा रहा है, इस सरफेस के अंदर वो जा ही नहीं रहा है, और जब सरफेस के अंदर जा नहीं रहा है तो फील्ड लाइन का पास होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो वहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये जो फ्लक्स की 0 हो जाती है। और चौथा और बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, इस केस में जो है कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा निगेटिव होने का मतलब है कि फाई ई की वैल्यू भी निगेटिव होगी, फाई ई की वैल्यू भी निगेटिव। बट बात यही आती है कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो गया, बट मिनिमम वैल्यू माइनस वाला क्यों नहीं होगा, माइनस वाला मिनिमम वैल्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस इसमें चीज़ों को छोटा नहीं बता रहा है, बल्कि चीज़ों के डायरेक्शन को बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ इधर जा रही है, इधर ना जाके फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस साइड की तरफ बस, पर फील्ड जा तो रही है, क्रॉस तो कर ही रही है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि कॉस थीटा 0 और पूरा फ्लक्स ही 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन केस स्टडी में भी हमेशा पूछता है, थीटा पूछ लेगा किस परिस्थितियों में या थीटा के किस वैल्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। सो आपको बोलना पड़ेगा 90 डिग्री, या ऐसा पूछ लेगा किस कंडीशन में, तो आपको बोलना पड़ेगा व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, उस केस में जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और बोलेगा मैक्सिमम फ्लक्स कब है, तो आप बोलेंगे जब पैरेलल हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक है। सो इस केस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं सॉलिड एंगल और कुछ एप्लीकेशंस, इससे सॉलिड एंगल और साथ साथ देखते हैं गॉस का थ्योरम, ठीक है जी। सो देखते हैं सबसे पहले सॉलिड एंगल और इसके बाद देखेंगे गॉस का थ्योरम, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, जनरली एंगल क्या होता है, हम लोग क्या बात करते हैं, एंगल इज मेड बिटवीन 2 लाइन्स और 2 रेज
ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, अगर एक कॉमन पॉइंट से दो रेज कहीं भी निकलते हों या दो लाइंस हो तो उसके बीच में एंगल फॉर्म होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने हमेशा ही पढ़ा है। ठीक है, हमेशा पढ़ा है ना। बट यहाँ पे हम बात करने वाले सॉलिड एंगल की। ठीक है, सो एक एंगल जो होता है वो दो पॉइंट के बीच बनता है हमेशा। ठीक है, बट अगर बात करें पूरे सरफेस की बात करें सो एक सरफेस के थ्रू किसी पॉइंट पे उसके पूरे बाहरी लेयर, जो उसका पूरा बाहरी लेयर है, जो पूरा उसका आउटलाइन है, उस पूरे आउटलाइन से जो एक कंप्लीट एंगल बनेगा, ठीक है, एक सर्कुलर एंगल टाइप को बोला जा सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस, ठीक है, इज नोन एज सॉलिड एंगल। अगर एक सरफेस है उससे किसी पॉइंट पे जो एंगल कंप्लीट एंगल बन रहा है उसके तमाम पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। ओके, इसको हम क्या करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इट्स एसआई यूनिट इज स्टे रेडियन, हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है रेडियन और स्टे रेडियन। ठीक है, सो ये इसका एसआई यूनिट स्टे रेडियन होता है। डी ओमेगा इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एंगल बनाती है। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे डी एस क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ द सरफेस, एंड आर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ दैट एरिया। उस एरिया के सेंटर से उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और डी एस अपन आर स्क्वायर करें तो वो एंगल हमको मिल जाता है। ठीक है, अगर उस एंगल का बात करें हम किससे, थीटा अगर उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, सो डायरेक्शन के साथ साथ थीटा अगर एंगल इन्वॉल्व होता है, सो डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी एप्लीकेशंस होंगे गॉस थ्योरम की उन सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप प्लीज़ जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और हम लोग इसके बाद जल्दी से पढ़ते हैं गॉस का थ्योरम और कवर करते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत ज़्यादा रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ओके, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सरफेस से इनक्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है सो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर, सरफेस वेक्टर यानी एरिया वेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाता है। सो गॉस जी ने एक बड़ा ही आसान तरीका निकाला कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस, है ना, किसी भी क्लोज सरफेस से लगे हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर काउंट करना है, हमको निकालना है, मेज़र करना है, सो उसके लिए अगर हमको कैसे भी पता चल जाए द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, है ना, अगर उस क्लोज चार्ज के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अगर इस चीज़ को हम पता कर लें सो गॉस के थ्योरम को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम कैलकुलेशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गॉस के थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, और इनके थ्योरम की एप्लीकेशन से लॉन्ग वायर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, है ना, पैरेलल प्लेन शीट का, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट का, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म शील्ड का, है ना, और शेल का, उसके साथ साथ कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। अदरवाइज़ कैलकुलेशंस बड़ी ही लेंदी और बहुत ही लंबे चौड़े हो जाते थे, बड़े ही कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, सो देखा जाए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इन्होंने थ्योरम दिया, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बात करें अगर इस थ्योरम की, तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface। यहाँ पे क्लोज सरफेस को देखिए बहुत ही ज़्यादा डबल नोटेड कामा में मैंने लिखा है क्योंकि क्लोज सरफेस का बड़ा महत्व है। अगर सरफेस ओपन है सो ये थ्योरम काम करने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, तभी तो उससे इनक्लोज यानी कि उसके अंदर कितना चार्ज है ये पता किया जा सकता है। अगर खुला हुआ है तो चार्ज क्या है, मोशन में होता है, ऑलरेडी स्टैटिक तो होता नहीं, कहीं बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से इनक्लोज होगा अगर वो जुड़ा होगा, ठीक है, सो वो किसके बराबर होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, जो अंदर उसके क्यू इन माने इंटरनल चार्ज जो उसका होगा टोटल क्यू। और टोटल क्यू कैसे निकालेंगे, टोटल क्यू निकालेंगे स्केलर सम के द्वारा, स्केलर सम के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, और इसकी बात हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, जो कि सबसे पहला वीडियो है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो टोटल चार्ज निकालेंगे और उसका हम क्या करेंगे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, जो मिलेगा वही हमारा टोटल फ्लक्स होगा। ठीक है, और अगर सरफेस के फ्लक्स की बात करें
अगर किसी सरफेस के फ्लक्स की बात करें, मान के चलिए ये सरफेस है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया इधर और ये आपका फील्ड इधर हो गया, ठीक है, ये E1 या DS1, ऐसे ये पर्टिकुलरली E2 DS2, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो बढ़ जाता है DS3 E3। सो इस पूरे सरफेस एरिया का, इस पूरे सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको निकालना हो तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं E.ds के साथ, इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको यहाँ पे मिलता है एक सरफेस का, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला हमारा बन जाता है, ठीक है, जिसका डिस्कशन हमने पिछले नहीं कर पाए। सो अभी आप ये देख लीजिए, ये आपका किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा जो ये बना हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें फाई ई की, ठीक है, सो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, जो है कि दोनों वेक्टर हैं और जो ये रिजल्ट देंगे वो स्केलर होगा और वो बराबर होगा Q इन बराबर एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, ठीक है। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज K, अगर वहाँ पे वैक्यूम है तब तो ये फार्मूला काम करेगा। अगर वैक्यूम ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सरफेस के बीच में कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फाई इज इक्वल टू Q इन अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। सो ये है आपका गॉस का थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं और आते भी हैं क्वेश्चंस। सो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आगे कुछ वीडियोज़ में करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को उतारिए और फिर देखते हैं गॉसेस लॉ से क्या फ़ायदे हुए और किस किस तरीके का एप्लीकेशन हमने इसको यूज़ करके लिया, ठीक है। जी हाँ, सो आइए देखते हैं गॉसेस थ्योरम के कुछ वेरी स्पेसिफिक यूजेस, जिसका यूज़ करके हम लोग बहुत ब्रीफ में चीज़ों को नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इसका प्रूफ, गॉस थ्योरम का प्रूफ हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि प्रूफ की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी 12th के सिलेबस में इस चीज़ को पढ़ रखा है, ठीक है। सो प्रूफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि कैसे हम इन थ्योरम्स का यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस में कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे इनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। उस चीज़ पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले चुके हैं 12th में, ठीक। सो अगर हम देखें गॉसेस थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन जिसके थ्रू गॉस के थ्योरम को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को जो शॉर्ट आउट किया गया, छोटा किया गया, उस चीज़ को हम देखते हैं। सो पहला उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अगर एक लंबा सा चार्ज है, एक बहुत लंबा सा इनफाइनाइट चार्ज है, इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज का ऐसे लाइन बहुत सारा है, इसकी लेंथ का कुछ अता पता नहीं है, वो इनफाइनाइट है, ठीक है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो कैसे निकलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डॉट r, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऐसा लिखा गया, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर आपको लाइन चार्ज डेंसिटी के बारे में नहीं पता, सो जस्ट पिछली वीडियो इसकी जो है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिए। वैसे ही सिग्मा जो है वो क्या है बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है वो रो होता है, ठीक है। सो तीनों चीज़ के बारे में, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हम लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। सो आप पिछला वीडियो प्लीज़ जाके जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए दूसरा, ये फॉर्मूला का यूज़ तब होगा जब हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट प्लेन वायर दे दे, एक इनफाइनाइट वायर दे दे जिसका चार्ज हमको पता हो और बोले कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूर पे निकाल के बताओ r डिस्टेंस पे, सो वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम आ जाएगा। अगर आपको वायर न देके कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट दे देता है, प्लेन शीट ऐसे कोई सरफेस दे देता है, कोई मेटल सरफेस है बहुत जिसका इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ इनफाइनाइट है, ठीक है, बहुत बड़ा है, और उससे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए बोलता है, सो आपको क्या लगाना पड़ेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी फॉर्मूला कहाँ से डिड्यूस हुआ है, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का यूज़ करके कैसे ये सब चीज़ें निकल रही है, ये सब बताने का टाइम अब बचा नहीं है, ठीक है, और ना ही इसका कोई भी उपयोग आपके क्वेश्चंस में आने वाला है, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी इन फार्मूलाज की, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज कुछ ऐसा दिखेगा, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होंगे उसमें बहुत सारे और इसका लेंथ और ब्रेथ इनफाइनाइट होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। उसके जगह पे इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट अगर दो है, एक के जगह पे दो पैरेलल प्लेन शीट हैं, एक ये एक और ये, देख रहे हैं, ठीक है, दो प्लेन शीट्स हैं, दोनों ही क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, बहुत ही थिन है, ठीक है। सो इनके बाद तीन रीजन्स बनते हैं, एक पहला इस पहले शीट के सामने में और इन दोनों शीट के बीच में और तीसरे से दूसरे शीट के उस साइड, तीन रीजन्स बनते हैं और तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। पहले रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा और वो भी होगा किधर, लेफ्ट साइड में, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा रीज़न पी है, P2 है। इस रीज़न में एक का जो E1 होगा ये बाहर की तरफ, और E2 जो होगा इसमें अंदर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से दोनों की जो मैग्नीट्यूड है सेम है, डायरेक्शन अलग है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल E जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रीज़न जो है आपका P3 वो इसके राइट साइड में है, और यहाँ पे भी सेम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेंगे, और E1 की तरह ही यहाँ पे भी 1/2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हो जाएं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाए, या उसको हम सिग्मा से दिखाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, अगर ये हो जाए तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो सिग्मा प्लस सिग्मा यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट और 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा अगर दोनों शीट का जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सेम हो तब, ठीक। तीसरा यहाँ पे चौथा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये आपका थियरम का यूज़ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अगर एक थिन स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मतलब ऐसा कुछ स्फीयर जैसा, ठीक है, इसमें अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो इसमें भी 3 केस बनता है, एक तो इस स्फेरिकल सेल के अंदर कोई पॉइंट हो, एक सरफेस पे कोई पॉइंट हो, और एक बाहर कोई पॉइंट हो। तीनों पॉइंट पे अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो तीनों पॉइंट के लिए फार्मूला लिखा है। अगर आउटसाइड सेल है तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पूरा का पूरा सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो वहाँ पे वही काम करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R क्या है बताइए, इसका रेडियस, और स्मॉल r क्या है, इसका स्मॉल r क्या है, उस पॉइंट की दूरी, ठीक है। सो अगर आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पे ये सेंटर से पूरे पॉइंट की दूरी r है, ठीक है। अगर सरफेस की बात करें तो जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा बताइए, इस केस में होगा Q अपॉन कैपिटल R, ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा बस, ठीक है। और तीसरा जो तरीका है इनसाइड द सेल, तो किसी भी सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। आपको याद रखने की जरूरत है, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में, इनसाइड सेल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 2-3 बातें और गॉस थ्योरम के बारे में बतानी बहुत ज़रूरी है। गॉस थ्योरम हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वर्क करता है, पहली चीज़, ठीक है। और ये गॉस थ्योरम भी जो है ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, कूलम्स लॉ से ये वाकिफ़ है, और कूलम्स लॉ को ये प्रूव करता है, कूलम्स लॉ को ये होल्ड करता है, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो होता है चार्ज, उसी के वजह से फ्लक्स को काउंट किया जा सकता है, उसके बाहर जितने भी चार्ज मौजूद हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी भी क्लोज सरफेस के आउटसाइड कोई भी चार्ज है उसके वजह से उसके अंदर कोई भी फ्लक्स में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम से। सो आज भी आप जैसा कि देख रहे होंगे थोड़ा हेल्थ इशू है, बट आपके लिए हमेशा हम जो कहते हैं डेडिकेटेड हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो होपफुली आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज सीखी होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉर्मूलाज जो मैं लिखवाता हूँ इसके लिए आप फार्मूला शीट एक बना लीजिए और उसको अपने कमरे में चिपका लीजिए, आते जाते आप उसको देखते रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस और हैबिट बनेगा उसके लिए, ठीक है। सो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका हमारे साथ बने रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने हमारे इस प्यारे से चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हम और आप मिलके एक बेहतरीन शिक्षा की शुरुआत कर सकें, एक बेहतरीन माहौल का निर्माण कर सकें जिसमें कि सीखने के लिए संभावनाएं अनंत हो, ठीक है। सो आप इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। अगर आपने कुछ भी अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिए, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम का एक चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन डाउन बार में दे दिया है, वहाँ से आप प्लीज़ जाके उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड रिटन नोट्स मैं वहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे ही आपकी संख्या ज़्यादा होगी मैं सारे रिटन नोट्स वहाँ पे पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए, अपने मिशन CUET को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।